अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया। एफ़ के वॉइस पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की कहानी है आप रस्ते। वक्त बाज़ बहुत बेरहम साबित होता है। किसी को आज़माने पर आए तो ज़िंदगी के कशकोल में इतनी महरूमियाँ भर देता है कि इंसान को इन महरूमियों से निजात का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वो कभी अंदाज़ा ना कर पाई थी कि ये वक़्त की सितम ज़रीफ़ी थी या इसकी किस्मत का खेल, कि इसने इस घर में आँख खोली जिसकी दरो दीवार से महरूमियाँ और नारसाइयाँ किसी दीमक की तरह चिमटी हुई थी। रात के इस पहर जब हर कोई महवे ख्वाब था और स्याह आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे, वो सेहन में बिछी चारपाई पर चित लेटी हमेशा की तरह अज़रे सरनो अपनी महरूमियों का जायज़ा ले रही थी। सबसे पहला शिकवा तो उसे यही सताता था कि शहज़ादियों जैसा हसीन चेहरा जिसको देखकर किसी महल की मलका होने का गुमान गुजरता, लेकिन ये किस्मत का खेल था कि वो किसी महल की मलका नहीं बल्कि एक मामूली सब्ज़ी फ़रोश की बेटी थी। इंसान का अलमिया ही यही है कि वो अपनी महरूमियों का रोना रोते हुए अपनी तकदीर को इल्ज़ाम ठहराता है और अपनी ज़िंदगी में हासिल शुदा नेमतों को फरामोश कर देता है। सानिया रहमान को अपनी महरूमियाँ छुपाने के लिए हमेशा झूठ का सामना करना पड़ता था। इसे आज भी वो दिन याद था जब शहर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज में इसका पहला दिन था। कॉलेज में जगह जगह घूमती खिलखिलाती लड़कियाँ जिनके स्टाइलिश शुदा बाल थे, तो किसी की आंखों को देख के गुमान होता जैसे काजल की पूरी बोतल आंखों में अंढेल दी गई हो। ऐसे में वो अपना थैला नुमा बसीदा बैग और रफ हुलिया देकर इससे सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई थी। बेख्तियार इसने अपने बैग को अपने दुपट्टे की ओट में छुपाया और ख़ुद को लड़कियों की नज़र से बचाकर कॉलेज लॉन के बिल्कुल कोने में वाक़या दरख्त के साए तले बैठ गई। उदासी इसके गिर्द एक दफ़ा फिर अपना हिसार तंग कर रही थी। हुस्न की दौलत से माला माल होने के बावजूद वो महज अपनी इस गुर्बत की वजह से लड़कियों से घुलने मिलने से हिचकिचा रही थी। इंसान बाज़ औक़ात जितना ख़ुद को लोगों की नज़र से छुपाने की कोशिश करता है, इतना ही लोगों की नज़रों में अयां होता है। दरख्त के इस साए तले बैठे अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि बालों की पोनी टेल बनाए निक सिक से तैयार एक लड़की को अपनी तरफ आते देखकर इसने सोचा था, हेलो अरीबा हियर। इसने सानिया के सामने बैठते हुए अपना तारुफ करवाया था। अरीबा बसीर बहुत बातूनी और ज़िंदा दिल लड़की थी। तभी पूरा घंटा इससे गपशप करते वक्त का एहसास तक न हुआ था और सारी मायूसी उड़न छू हो गई थी। बातों बातों के दौरान इसने अपनी पूरी फैमिली का बायोडाटा इसके सामने खोल कर रख दिया था, जिसको सुन के सानिया के दिल में एहसास कमतरी एक दफ़ा फिर आ गई, क्योंकि अरीबा बसीर का तल्लक एक एलियट क्लास से था। इसके माँ बाप की अलहदगी हो चुकी थी। माँ और एक सौतेला भाई दोनों अमेरिका में मुकीम थे, जबकि बाप का शुमार मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन में होता था। खुशकिस्मती से हम दोनों के एक ही सेक्शन में हैं, इसलिए हमारी दोस्ती खूब चलेगी, बल्कि चलेगी नहीं दौड़ेगी, अरीबा खुशी से कह रही थी। तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, कितने बहन भाई हो और बाबा क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। सानिया का सांस हलक में अटक गया था। अपने तारफ़ करवाने के वो इस लम्हे से भाग रही थी, वो आन पहुंचा था, लेकिन पहले ही दिन वो सब पर अपना इंप्रेशन शानदार डालना चाहती थी। इसलिए इसने बड़ी तेज़ी से झूठ करते हुए कहा, मेरे डैडी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मामा तो इतनी रहम दिल हैं कि वो सोशल वेलफेयर का कोई काम अपने हाथ से जाने नहीं देती। कहानियों में इसने पढ़ा था कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बेगमात सोशल वेलफेयर का काम करती हैं, इसलिए इसने सोचा अपनी अम्मा जान को क्यों पीछे छोड़ा जाए। ओ नो, रहम दिल, इसने तलखी से सोचा था। अरीबा बखूबी जानती थी कि सोशल वेलफेयर का काम करने की वजह से रहम दिली से ज़्यादा लोगों की नज़रों में अपना स्टेटस कायम रखना था, लेकिन सानिया को पहले ही दिन इसकी किसी बात पर हट नहीं करना चाहती थी। वो अभी भी कॉलेज से लौटी थी। कंधे पर लटके बैग को इसने बेजारी से सहन में बिछी चारपाई पर फेंका था। इस वक्त प्यास की शिद्दत से इसका हलक खुशक हो रहा था, जैसे अंदर कहीं आग दहक रही हो। सहन में एक तरफ रखे कूलर के पास पहुंचकर इसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया ही था कि गर्म पानी के चंद घूंट अपने अंदर अंडेल कर
اس نے वहीं गिलास को पटखा और चारपाई पर मुंह फैलाकर बैठ गई थी। इस वक्त इसे अंदर की आग को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी की सख्त तलब थी, लेकिन फ्रिज न होने की वजह से वो लोग इस नेमत से भी महरूम थे। तुझे क्या हुआ है? मुंह क्यों सूजा हुआ है? उठो, शाबाश, वज़ू करके नमाज पढ़ो। नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अम्मा ने कमरे से निकलते हुए कहा। बस कर दो अम्मा, हर वक्त नसीहतें करने मत बैठ जाया करो, इसने कटीले लहजे में कहा था। ए लो, तेरा दिमाग क्यों गर्म है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि शहर के मशहूर कॉलेज में तेरा दाखिला हो गया है। अम्मा ने तस्बीह के दाने गिराते हुए हैरानी से कहा। खुशी क्या होती है अम्मा जान, मैं आज तक ये नहीं जान पाई। ये फटा पुराना बैग इस्तेमाल करके मुझे खुश होना चाहिए? इसने अपने हाथों से बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। या सालों पुराने उड़ी हुई रंगत के कपड़ों पर लड़कियों की नज़रों को सह कर मुझे खुश होना चाहिए? कम से कम मैं इन चीज़ों पर खुश नहीं हो सकती, इसने नम लहजे में कहा। बेटा, दिल छोटा नहीं करते। उन्होंने इसका सर अपनी गोद में टकाया और इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली। गुर्बत बाइस से आज़ार तो हो सकती है, लेकिन इसको बाइस से शर्मिंदगी नहीं समझना चाहिए। ये तो रब की मर्ज़ी, वो जिसे चाहे दुनिया के ख़जानों से माला माल करके इसकी आजमाइश करे, या जिसे चाहे खाली दामन रख कर। तेरे लिए तो ये बात काबिल फ़ख्र होनी चाहिए कि तेरा बाप मामूली आमदनी के बावजूद तुझे पढ़ा लिखा कर बाशऊर इंसान बनाना चाहता है। जो लोग अपनी गुर्बत पर फ़ख्र करते हैं वो कभी भी बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकते, वो इसी तरह गुर्बत से सिसकते सिसकते मर जाते हैं। उसने इसी तरह इनकी गोद में सर रखे हुए कहा। दुनिया में भी बुलंद मकाम महज दौलत से नहीं बल्कि नसीब से मिलता है बेटा। अम्मा जान ने अपनी बेटी को समझाने की एक और कोशिश की। इस्लाम हमें क़यानत पसंदी का दर्स देता है। जो तुम्हारे पास है इस पर शुक्र, और जो नहीं है इस पर सब्र करना सीखो। बच्चे, दूसरों को हासिल करदा नेमतों को अपनी ख्वाहिशात बनाकर इनके पीछे भागने वाले हमेशा ख्वार होते हैं। बातों और फ़लसफ़ों का दौर ख़त्म हो चुका अम्मा जान, अब दौलत ही सब कुछ है। वो हक़ीक़ी का इजहार करते हुए झटके से उठी थी। कुछ नहीं समझना मुझे नए यूनिफॉर्म और बैग के लिए पैसे चाहिए, वरना कल से कॉलेज जाना बंद, इसने धमकी अमेज़ लहजे में कहा। अच्छा, मेरा दिमाग ना ख़राब कर, ले पैसे। मजाल है जो कल की बात छू कर गुजरे बददिमाग को इसकी हर दर्मी देकर अम्मा का पारा चढ़ा था और वो बुड़बुड़ाते हुए इसके पास से उठ गई थी। और अभी कुछ देर पहले अरीबा के साथ कॉलेज गेट से निकली थी। धूप की शिद्दत से इसका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन मजबूरन वो अरीबा के साथ दरख्त के साए में खड़ी इसके ड्राइवर आने का इंतज़ार कर रही थी, वरना वो कब की कॉलेज बस में सवार होकर इस वक्त तक घर भी पहुंच जाती। हाई क्लास से इसका तल्लक ना सही, लेकिन ख़ुद को हाई क्लास का फर्शो करने का तमाम तरीके से अजबर थे, इसलिए वो अरीबा के सामने कॉलेज बस में नहीं बैठना चाहती थी। लेकिन तपती दोपहर में ये ड्रामा इसे बहुत महंगा पड़ रहा था। वो सख्त झुंझलाहट महसूस करते हुए हाथ में पकड़ी फाइल से हवा खा रही थी कि दफ्तर गाड़ियों के हजूम में से एक स्याह करोला इसके पास रुकती हुई दिखाई दी, जिसमें उधेड़ उम्र शख्स ड्राइवरों वाला महसूस यूनिफॉर्म पहने गाड़ी के हारन पर हाथ रख के शायद हटाना भूल गया था। शुक्र है मेरी गाड़ी आ गई, तुम भी चलो, तुम्हें भी घर ड्रॉप कर देंगे, अरीबा ने कहा। शायद डैडी ऑफिस में बिज़ी हों इसलिए अभी तक नहीं आ सके, सानिया ने कहा। तो फिर मेरे साथ ही चलो ना, अरीबा ने इसे अपने साथ चलने पर इसरार किया। चलो ठीक है, इसने ऐसे कहा जैसे बादले नाख्वास्ता चलने की हामी भरी हो, वरना इसे झुलसा देने वाली गर्मी में एसी लगी गाड़ी में सफ़र करना इसके लिए एक नया और फरहत बख्श एहसास था। और सानिया पुत्र, वो अभी अरीबा के साथ इस गाड़ी में बैठने के लिए चंद कदम ही बढ़ी थी कि इसे अपने अकब से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। तो इसने गर्दन मोड़कर मुखातब को देखा तो अपने अब्बा को फलों की रेहड़ी समेत देखकर इसका सांस खलक में अटक गया। शायद इसके सितारे ही आज गर्दिश में थे। जो सुबह अम्मा ने इसकी काम चोरी पर अच्छी खासी डांट पिलाई थी और अब इसका पोल अरीबा के सामने खुलने को था, वो इस कदर बुखलाई थी कि अरीबा को लेकर वहाँ से निकल जाने की बजाय जमकर खड़ी हो गई और अब्बा इसके पास पहुँच चुके थे। सानिया पुत्र, बस निकल गई है जो तू इधर इस तरह खड़ी है, अब्बा ने प्यार भरे लहजे में पूछा।
और इसने गड़बड़ा कर अरीबा की सिमत देखा जो इसके चेहरे पर हैरत छाई हुई थी, और इसने अपनी इस हैरत को अब्बा से सवाल पूछकर ज़हर होने से भी न रोका। अंकल, आप सानिया को कैसे? ओ सानिया बेटी है मेरी। इसको तपती दोपहर में बस का इंतज़ार करते देखा तो इसे रिक्शे का किराया देने चला आया कि आज ये भी मज़े कर ले। अब्बा ने अपने आने की वजह बताई थी। इससे पहले कि सानिया अपनी सफाई में अरीबा से कुछ बोलती, अरीबा ने इसे शाकी नज़रों से घूरा और कुछ कहे बगैर अपनी गाड़ी में बैठ कर थक से दरवाज़ा बंद कर दिया था। इससे दुख इस बात का नहीं था कि इसकी दोस्त का तल्लक एक गरीब घराने से था, बल्कि दुख इस बात का था कि सानिया ने इसे सब छुपा कर दोस्ती के असूलों को तोड़ा था। वो अगर इसे अपनी दोस्त समझती तो इसे अपना असल ना छुपाती। इस भरी दुनिया में जब इसे माँ बाप के रिश्ते से मोहब्बत नहीं मिली थी तो फिर दोस्ती के रिश्ते में कैसे खलूस मिल सकता था। वो इन्हीं सोचों में घूम घर पहुँची थी और आते ही बिस्तर पर लेट गई थी। शाम को जब सानिया के अब्बा ने पैसे बचा बचा कर इसके लिए लाया हुआ लान का सूट दिखाया तो कॉलेज के बाहर अब्बा की आमद की वजह से होने वाले वाक़ये की सारी भड़ास लान के सूट पर निकाली। आजकल इस तरह के कपड़े कौन पहनता है? और अब्बा इसकी बात सुनकर इतना सा मुँह लेकर रह गए थे। ये जुलाई के दिन थे। फ़ज़ा में खसब ज़दा गर्मी रची बसी थी कि चंद लम्हों के लिए भी सूरज के साए तले खड़े होकर पसीने में शराबूर हो जाना लाजमी था। ऐसे में चंद दिन पहले होने वाली बारिश सही महीने में अब्र रहमत बनकर नाज़िल हुई थी, इसलिए शाम के इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही थी। सानिया इस वक्त सेहन में बिछी चारपाई पर अपनी कोर्स की किताब में चेहरा छुपाई बैठी थी, लेकिन किताब को पढ़ने से ज़्यादा इससे नीचे रखे मोबाइल को छुपाने का काम लिया जा रहा था। सानिया बेटा देख तो कौन आया है? अब्बा की पुरजश आवाज़ पर इसने हड़बड़ा कर किताब हटाई थी और तेज़ी से मैसेज टाइप करती उंगलियां थमी थी। दाखिली दरवाजे से अब्बा के साथ अरीबा को आते देखकर इसने जिद होकर दांत पीसे थे, जैसे अरीबा को कच्चा चबा जाने का इरादा हो, और जल्दी से मोबाइल को साथ रखे बैग के अंदर घुसाया। कॉलेज में इस दिन के बाद अरीबा से इसकी बातचीत बिल्कुल बंद थी। वो जो कॉलेज के पहले दिन से हर जगह साथ घूमती नज़र आती थी, आजकल दरिया के दो किनारों की तरह अलग थलग थी। वो अरीबा को मनाना चाहती थी, लेकिन इस दिन इसकी काटदार निगाहें याद करके हिचकिचाहट आड़े आ जाती थी। इस वक्त भी वो इससे सहन में पड़ी वाहिद कुर्सी पर मुंह मोड़े बैठी थी। अब्बा इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने चले गए। आई एम सॉरी अरीब, सानिया ने इसका हाथ थाम के कहा, और फिर इसने कितनी ही देर इसके सामने गिले शिकवे किए। सानिया ने इसको मना के ही दम लिया था। वो रूठने मनाने से दोस्ती ख़त्म तो नहीं हो जाती। रूठना मनाना तो सच्ची दोस्ती में से है, जिनके बगैर दोस्ती का रिश्ता नामुकम्मल सा लगता है। आज सानिया ने इसे बताए बगैर छुट्टी कर ली थी, इसलिए इसका सारा दिन जी भर के बोर होते गुजरा था। छुट्टी के वक्त वो एक तरफ कंधे पर स्टाइलिश सा बैग लटकाए लड़कियों के हजूम को चीरती। जैसे ही कॉलेज गेट से निकली इसकी नज़र पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी पर गई थी। इसने गहरा सांस लेते हुए शुक्र अदा किया था कि वक्त पर पहुंचकर ड्राइवर बाबा ने इसे इंतज़ार की जहमत से बचा लिया था। अभी वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि इससे सानिया किसी खूबरू शख्स के साथ गाड़ी में बैठी दिखाई दी। अगर कुछ अरसा पहले से सानिया के बैकग्राउंड के बारे में पता ना चला होता तो इस वक्त सानिया के साथ बैठे शख्स को इसका कज़न या रिश्तेदार समझकर लापरवाही से कंधे उचका कर अपनी गाड़ी में बैठ जाती। लेकिन इस बड़ी सी शानदार गाड़ी में 3 पीस सूट पहने इस शख्स का तल्लक किसी भी तरह लोअर मिडिल क्लास से नहीं लग रहा था। इसलिए अरीबा ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इस शख्स का चेहरा देखने के लिए चंद कदम आगे बढ़ाए थे और अपने कज़न दानियाल दुरहानी को अपनी महसूस सन ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए सानिया के साथ बैठे देकर साकत रह गई थी। इंसान शायद अज़ल से ही पुरतजस्सुस रहा है। यह तजस्सुस और खोज लगाने का जज्बा ही था जिसे साइंसदान दुनिया में नित नई इजादात कर पाते हैं, और इस वक्त इसी जज्बे ने अरीबा के सामने अपनी प्यारी सी दोस्त की ज़िंदगी का एक और पहलू खोल कर रख दिया। इस दिन बारिश छम छम बरस रही थी। आसमान पर काली घटाएं काफ़ी देर बारिश के जारी रहने का ऐलान कर रही थी,
और बुरा हुआ कि मेरी बस भी इस दिन छूट गई थी और तुम तो इस दिन छुट्टी पर थी। इस बरसती बारिश में कॉलेज के सामने वाले दरख्त के नीचे खड़े होकर मैं किसी टैक्सी या रिक्शे का इंतज़ार फरमा रही थी कि तेज़ रफ्तार कार ने आकर मेरे सफ़ेद यूनिफॉर्म को कीचड़ की छींटों से भर दिया था। गाड़ी में बैठा दानियाल दुरानी अपनी इस कारकर्दगी को मलाखत करने के लिए जैसे ही गाड़ी से निकला तो इसने इसकी तवाज़ो उम्दा कलमात से की थी। जवाबन इसने अपनी इस गलती की तलाफ़ी के लिए मुझे अपनी गाड़ी में घर ड्रॉप करने की ऑफ़र की। मैं तो पहले ही बारिश में भीग चुकी थी, इसलिए मैं एहसान करने वाले अंदाज में इसकी ऑफ़र को कबूल करते हुए गाड़ी में बैठी थी। बिलीव मी अरीफ, मैं इसकी गाड़ी में बैठकर ऐसा खोई कि मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा। इसने अपनी हालत को याद करके हल्का सा कहका लगाया। अरीबा ने इसे ज़बरदस्त घूरी से नवाजा तो इसने दोबारा अपनी बात वहीं से शुरू की। मेरा कॉलेज का आईडी कार्ड इस मुहतरम की गाड़ी में रह गया था, जिसको वापस करने के लिए वो अगले दिन कॉलेज के बाद फिर टपक पड़ा था और साथ ही मुझे इसरार करके थोड़ी देर के लिए गपशप के लिए सामने वाले पार्क में ले गया और इसी तरह कई दिन पार्क में बैठकर की जाने वाली गपशप किसी तरह दोस्ती में बदल गई और फिर सानिया के होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट रकसा थी। हो गई आपकी बकवास ख़त्म, अरीबा ने फाड़ खाने वाले अंदाज में इसकी बात काटी और दोनों इस वक्त कॉलेज कैंटीन में फुर्सत से बैठी थी। इसलिए अरीबा ने इसे दानियाल दुरानी के बारे में बगैर किसी लगी लिपटी के पूछा था और जवाबन सानिया ने इसे पूरी कहानी सुना डाली थी। सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी ये हमाकत तुम्हें किस तुराखे पर ला खड़ा कर सकती है। अरीबा ने इसकी बात काटते हुए तेज़ लहजे में कहा। सानिया की बातों में से अंदाज़ा हो चुका था कि वह दानियाल के स्टेटस और दौलत की वजह से इसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि इसकी मासूम दोस्त इस शख्स के हाथों बेवकूफ़ बने जो लड़कियों को टाइम गुजारी के लिए खिलौना समझता था। मैं कोई हमाकत वफाकत नहीं कर रही, समझी तुम। अरीबा का इसके लिए हमाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से सख्त जहर लगा था। अच्छा, आप तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रही हो जिसके लिए आप किसी तगमे की हकदार ठहराई जा सकती हैं। अरीबा ने इसकी बात पर तंज़िया लहजे में कहा। इना फरीब, ज़िंदगी में हर शख्स को अपने बनाए हुए ख्वाबों के महल की ताबीर के लिए तगोदोद करने का हक़ है। अगर कुदरत ने मुझे मौका दे रही है तो मैं क्यों गंवाऊँ। मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रही, वो जल्द ही अपने घर वालों को ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि ख्वाबों की तमीर के लिए तुमने जो रास्ता चुना है वो शराब के सिवा कुछ नहीं। अरीबा ने इसकी बात काटी और कुर्सी खिसका के उठ खड़ी हुई थी। ओह नो, जेलस हो गई आखिर अपने कज़न के साथ मुझे देखकर, जल कुकड़ी ना हो तो। सानिया ने इसे कंटीन से बाहर निकलते देखकर ज़ेरे लब कहा और सर झटक कर सामने मेज़ पर पड़ा हुआ मैंगो शेक पीने लगी थी। बताओ भाई, क्यों बुलाया इतनी इमरजेंसी में। दानियाल दुरानी ने कुर्सी खिसकाकर इस पर बैठते हुए कहा। वो और अरीबा इस वक्त इस्लामाबाद के मोनाल रेस्टोरेंट में बैठे थे। ग्लास विंडोज़ के इस पार शाम के वक्त नज़र आते आसमान पर छाए रुई के गालों की तरह सफ़ेद बादल और सरसब्ज़ दरख्त बहुत दिल फरेब मंजर पेश कर रहे थे। अरीबा ने अपने सामने पड़े गिलास में पानी अंडेल कर चंद घूंट पीते हुए अपने जहन में इन बातों को वो दोहराया जो वो यहाँ दानियाल से करने आई थी। इतने में वेटर गर्मा गर्म कॉफ़ी के 2 कप सर्व करके जा चुका था जो वो पहले ही ऑर्डर कर चुकी थी। बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसने कॉफ़ी के कप पर निगाहें जमाए हुए कहा। बोले, मैडम मैं हमतन गोश हूँ। सानिया को जानते हो तुम? वही सानिया रहमान जो मेरी कॉलेज फेलो है। ओ सानिया, दानियाल ने कनपट्टी को शहादत की उंगली से छूते हुए सोचने की अदाकारी की, वरना इसे सोचने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इस मामले में इसकी याददाश्त कमाल की तेज़ है। याद आ गई, तुम क्यों पूछ रही हो? इसने मशकूक नज़रों से इसे देखा। बस मेरा इससे पुराना हिसाब निकलता है। क्या तुम सीरियस हो इससे? मेरा मतलब है क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? अरीबा ने लड़खड़ाते लहजे में कहा। अरीबा का डायरेक्ट इस तरह सवाल करना इसे अपनी हमाकत लगा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं जा सकता, इसी तरह ज़बान से निकले हुए अल्फाज भी लौट नहीं सकते।
اس کی توقع کے مطابق اس نے کتنی ہی دیر زوردار کہکا لگایا تھا جسے پتہ نہیں کون سا عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ آر یو آن یور سیریس مس اریبا؟ تم جانتی ہو مجھے پھر بھی یہ سوال کر رہی ہو، اس نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ایک 3rd کلاس محلے میں رہنے والی ایک معمولی سبزی فروش کی بیٹی سے شادی کروں گا جو خود بھی محض دولت کی لالچ میں مجھ سے امپریس نظر آتی ہے۔ ایسی لڑکیوں سے فلرٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن شادی نہیں۔ واہ کیا جوک کیا ہے تم نے! یہی مذاق سنانے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ اس نے نہایت زریلے لہجے میں کہا۔ اریبا نے نہایت ضبط سے کام لیتے ہوئے زبان سے نکلنے والے تیروں کو برداشت کیا تھا، لیکن دانیال درانی کی پشت پر واقع میز پر بیٹھی ثانیہ کے لیے ان الفاظ کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ نبھانے کے دعوے کرتا تھا، اس کی تعریفوں میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا ڈالتا تھا۔ اس وقت اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ وہ نہایت خاموشی سے اس کو سننے پر مجبور تھی۔ اس کے الفاظ کسی نوکیلے کانٹوں کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے اور ان سے در امڑ رہا تھا۔ سیاہ گلافی آنکھوں سے کس وقت نمکین پانی بہنا شروع ہو گیا وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ بعض دفعہ صرف قسمت کھیل نہیں کھیلتی بلکہ ہمارے ساتھ انسان اس سے بڑھ کر کھیل کھیلتے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے کرسی کھسکائی اور اریبا کی میز سے گزرتے ہوئے شکوہ کناں نظروں سے رخ موڑ کر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ عین اس لمحے دانیال درانی کی نظریں آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھوں پر پڑی تھیں اور وہ اس کو یہاں دیکھ کر اپنی جگہ منجمد سا رہ گیا۔ اریبا حیرت سے گنگ کھڑے دانیال درانی کو چھوڑ کر ہوٹل کے داخلی دروازے کی طرف جاتی ثانیہ کے پیچھے بھاگی تھی۔ آج ایک بات تو بتاؤ مجھے، زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے؟ وہ صحن میں پڑی اپنی چارپائی پر چت لیٹی تھی، خالی خالی نگاہیں تاروں پر آنچل اوڑے سیاہ آسمان پر ٹکائے ہوئے تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے انگت ستارے بھی اس کے لیے کوئی خوشنما منظر پیش نہیں کر رہے تھے۔ جب دل پر سیاہ گھنونی رات جیسا سناٹا چھایا ہوا ہو تو نظروں کے سامنے سے چاہے قدرت کے کتنے ہی حسین نظارے گزر جائے وہ نہیں بھاتے۔ ثانیہ رحمان کتنی ہی دیر آسمان پر پھیلے ان ستاروں میں سے اپنے مقدر کا ستارہ تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید اس کے مقدر کو روشن کر سکتا۔ پتہ نہیں ایسی کتنی بیکار کوششیں کرنا تھی۔ اس کا سر کسی زخمی پھوڑے کی طرح درد کر رہا تھا اور اس دن ہوٹل میں پیش آنے والا واقعہ بار بار ذہن میں ریوائنڈ ہو رہا تھا۔ دانیال درانی کا خطک امیز لہجہ اور نکیلے الفاظ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی اس کی ذہن کی سطح سے مٹ نہ سکے تھے۔ پتہ نہیں اس کا کیا قصور تھا جو اس شخص نے اس کو بے مول سمجھ کر اس کے جذبات کو کچل ڈالا تھا۔ شاید اپنے مستقبل کو بہتر اور اعلیٰ لائف سٹائل کے خواب دیکھنا ہی اس کا سب سے بڑا قصور تھا اور یہ دولت مند افراد تو کسی غریب کو کیڑا مکوڑا سمجھ کر اپنے پیروں تلے روز ڈالنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، انسان بڑا ہی خود پسند واقعہ ہوا ہے، اپنی غلطیوں کو بھی دوسروں کے کھاتے میں ڈال کر خود بری ہونا چاہتا ہے، جبکہ دانیال درانی نے اگر اس کو دھوکہ دے کر گناہ کیا تھا تو غلطی تو ثانیہ کی بھی تھی جس نے اپنے خوابوں کی تعبیر اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دانیال جیسے سراب کو سیڑھی سمجھ لیا تھا۔ کیا ہوا ثانیہ بیٹا؟ اماں رات کے اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی کہ سر تھمے سین میں بیٹھے دیکھ کر انہوں نے تشویش سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں، ثانیہ نے سر اٹھا کر بوجھل اور سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اماں اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر اس کے پاس کی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولی، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بس سر میں درد ہے تھوڑا، آپ جائیں پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے اس کی بات سنے بغیر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور نرمی سے دبانے لگی۔ ماں کے ہاتھوں کا شفقت بھرا لمس پاتے ہی سے عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں مودے ہوئے سوچا، اماں کو اگر پتہ چل جائے کہ میں نے انہیں کچھ عرصہ پہلے کیسا دھوکہ دیتی رہی ہوں تو وہ میرا سر دبانے کی بجائے میرا گلا دبانا پسند کریں گی۔ اماں جان، یہ دل ان چیزوں کے خواب کیوں دیکھتا ہے جو ہماری پہنچ سے دور ہوتی ہیں؟ کچھ دیر بعد اماں کو اس کی آواز سنائی دی تھی، بیٹا جی، یہ تو انسان کی فطرت ہے،
जो चीज़ पहुंच से दूर होगी इंसान इसको वो पुरकशिश लगती है। अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया है वो इंसान के फ़ायदे के लिए ही बनाया है, और इन चीज़ों में इंसान के लिए कशिश और मोहब्बत भी रखी है। अगर कशिश ना हो तो इंसान इन चीज़ों को छोड़ दे जो अल्लाह ने इसके फ़ायदे के लिए बनाई हैं। फिर वो बाज़ चीज़ों को इन चीज़ों से महरूम क्यों रखता है अम्मा जान? ये दुनिया तो है ही इम्तहान की जगह, यही तो इंसान का इम्तहान है। अगर वो किसी को दुनिया की बेपनाह दौलत और आसाइश से नवाजता है तो वो इसी में खो जाता है, या इन नेमतों पर अपने अमल से अल्लाह का शुक्रगुजार होता है। ये चीज़ें एक तरफ इम्तहान है तो दूसरी तरफ शुक्रगुजारी का ज़रिया भी। अगर वो किसी को दुनियावी दौलत से महरूम रखता है तो भी इसका इम्तहान है। वो क़यानत पसंद का रास्ता इख्तियार करता है या इनकी मोहब्बत में खोकर गलत रास्ते से इनको पाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला सूरत अल इमरान में फरमाता है कि लोगों के लिए आरास्ता की गई इन ख्वाहिशों की मोहब्बत, औरतें और बेटे और नीचे ऊपर सोने चांदी के ढेर और निशान किए हुए घोड़े और चौपाए और खेती, ये जीती दुनिया की पूंजी है, और अल्लाह है जिसके पास अच्छा ठिकाना। इस आयत में लफ्ज़ हब्बुल शहवात इस्तेमाल हुआ है। जानती हो शहवात किसे कहते हैं? रात के इस पहर चलती धीमी हवा से सानिया के चेहरे पर आती बालों की लिट को अपने हाथ से पीछे हटाते हुए उन्होंने कहा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। आज से पहले इसे अम्मा की ये बातें महज अल्फाजी और नसीहत ही लगती थी, मगर इस वक्त इससे ये बातें सुनना अच्छा लग रहा था। ना जाने इंसान ठोकर लगने के बाद ही क्यों नसीहत पर कान धरता है। शहवत कहते हैं किसी चीज़ की तरफ इंतहाई रग़बत या दिल का किसी चीज़ की तरफ टूट पड़ना, यानी इस हद तक किसी चीज़ की मोहब्बत में मुब्तला हो जाना कि इंसान को इस चीज़ की ख्वाहिश से भी मोहब्बत हो जाए। और जानती हो बेटा, बाज़ दफ़ा हमें चीज़ों से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी चीज़ों की मोहब्बत से मोहब्बत होती है, लेकिन इसका अंदाज़ा हमें इस चीज़ को पाने के बाद होता है। उन्होंने हवा की वजह से सर से ढलक जाने वाले दुपट्टे को सर पर जमाते हुए कहा, लेकिन अम्मा, अल्लाह ने जब ये सब चीज़ें इंसानों के लिए बनाई हैं तो फिर उन्हें पाने की ख्वाहिश करना गुनाह क्यों है? सानिया ने उलझनामेज़ लहजे में कहा। देखो सानी बेटा, दुनिया में माल की ज़रूरत इंसान को पड़ती है और इसकी मोहब्बत भी फितरी है, लेकिन जिस तरह जो पानी कश्ती को चलाता है, अगर वही पानी ज़्यादती की वजह से कश्ती के अंदर चला जाए तो इसको डुबो देता है। इस तरह हद से बढ़ी हुई किसी चीज़ की चाहत इंसान को डुबो देती है। जिस तरह ये दुनिया आर्जी ठिकाना है, इसी तरह यहाँ के फ़ायदे भी आर्जी हैं। इसलिए इन आर्जी चीज़ों की मोहब्बत में खोकर अपने रब की रज़ा को भूल ना जाना चाहिए। इनकी मोहब्बत में डूबकर इंसान को इन शराब रस्तों का इख्तियार नहीं करना चाहिए जो इसको मंजिल तक तो नहीं पहुंचाते, लेकिन ज़िल्लत की अमीक गहराइयों में उतरने का सबब बन सकते हैं। अम्मा की आखिरी बात पर इसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। इसे लगा कि ये बात इसके लिए कही गई हो। वो भी तो दौलत और स्टेटस की मोहब्बत में इस हद तक खो गई थी कि सही और गलत की पहचान खो बैठी थी। लेकिन देर से ही सही इसे समझ में आ गया था कि दौलत और हाई स्टेटस होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुर्बत के बावजूद भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीना भी बड़ी बात है। इसलिए कुछ पाने के लिए शराब रस्तों पर चलने की बजाय कोशिश और मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए जो अल्लाह को भी पसंद है। अम्मा इसकी सोचों से बेखबर इससे कह रही थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दुनिया में ज़ैद इख्तियार करो, यानी ज़रूरत का ही लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो लोगों के पास है इससे बेनियाज हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। ऐ सानी, तू सुन रही है कि मैं दीवारों को सुना रही हूँ? अम्मा ने इसे आंखों मूंदे देखकर इसे चपत रसीद की थी। हाँ सुन रही हूँ अम्मा, इसने हड़बड़ा कर कहा। हाय हाय, किन बातों में लगा दिया तुमने, तहज्जुद का वक़्त ही निकल गया। चल उठ जा, तू भी फजर की नमाज़ पढ़ के सो। कितनी देर से इधर अंधेरे में टमकटोइयाँ मार रही है और अब नमाज के वक़्त मुंह लपेट कर सो जाएगी। इस नई नस्ल के हर काम ही उल्टे हैं। अम्मा अपनी जोन में वापस आ चुकी थी। बड़बड़ाते हुए फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर चली गई।
और वो भी आज नमाज़ पढ़ने के इरादे से इनके पीछे चल पड़ी थी कि सानिया ने अपने रब का शुक्र अदा करना था कि इसने इसे गिरने से पहले ही अरीबा की सूरत में थामने वाला हाथ मुहैया कर दिया था। ज़िंदगी में ऊंचाई पर चढ़ने वालों को तो बहुत से हाथ थामने वाले मिल सकते हैं, लेकिन नीचे गिरने वालों को बहुत कम हाथ थाम कर ऊपर उठाते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।